बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम आपको लगातार तीसरी बार मोदी सरकार के गठन से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू करवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निखिल सिंह और आज का दिन मोदी 3.0 के गठन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के ही दिन 11 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक है, जिसमें नरेंद्र मोदी को एक बार फिर नेता चुना जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और इस तरह एक बार फिर मोदी सरकार का नारा सच होने जा रहा है। तो इस महत्वपूर्ण गतिविधियां चलेंगी और इससे जुड़ी हुई लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे, ताजा अपडेट्स बताएंगे, साथ ही विशेष चर्चा भी करेंगे कि यह अवसर किस तरह और क्यों है महत्वपूर्ण। तो एनडीए के घटक दलों की नवनिर्वाचित सांसद आज की इस एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा के नतीजों के बाद देश को अब नई सरकार का इंतजार है और 2024 के नतीजों के बाद अब नई सरकार का इंतजार देश को है। एनडीए को मिले बहुमत के बाद भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रही है। एनडीए संसदीय दल की आज दिन में 11 बजे बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। बैठक में एनडीए के घटक दलों के नवनिर्वाचित सांसदों के अलावा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। बैठक के बाद नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि एनडीए के पास 292 सांसद हैं, जो 543 सदस्यीय लोकसभा में बहुमत के आंकड़े 272 से अधिक है। तो एक बार फिर मोदी सरकार बनने का रास्ता साफ हुआ है और यह नारा सच हुआ है। और 1962 के बाद पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार तीसरी बार, वो भी लगातार तीसरी बार सत्ता में आ रही है। लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने वाले जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दूसरे ऐसे व्यक्ति होंगे जो ये करिश्मा करने जा रहे हैं। पीएम के तौर पर हैट्रिक बनाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो 1962 के बाद पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार तीसरी बार सत्ता में आ रही है। लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने वाले जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे पीएम होंगे नरेंद्र मोदी। तो इतिहास रचा जा रहा है। पीएम के तौर पर हैट्रिक बनाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन रहे हैं नरेंद्र मोदी। पहले कांग्रेस अकेली पार्टी थी, कोई चुनौती नहीं थी। आजादी के बाद का सिनेरियो आप समझ सकते हैं, कोई चुनौती नहीं थी कांग्रेस के बाद, जबकि अब परिस्थितियां कितनी बदली हैं यह समझा जा सकता है। बीजेपी के सामने अत्याधुनिक प्रचार माध्यम और अलगाववादी ताकतों की चुनौती है। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना इस तरह से एक मील का पत्थर है। लगातार तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी 240 सीटों के साथ। एनडीए की तीसरी बार सरकार बनना तय है और आज ये प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत कही जाए तो गलत नहीं होगा। एनडीए के संसदीय दल की बैठक के साथ 10 साल शासन करने के बाद नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने हुए हैं और यह बहुत बड़ी बात है। देश की जनता का भरोसा पीएम मोदी और बीजेपी पर अभी भी कायम है। 1962 के बाद पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद यह करिश्मा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं। और इस बात को भी समझा जा सकता है कि वो दौर कौन सा था, 1950 से लेकर 1962 तक का दौर जब था, जिसमें कांग्रेस सत्ता में जब काबिज थी, तो उस दौरान किस तरह से एक तरफा जीत हुआ करती थी और कोई विपक्ष, मजबूत विपक्ष नहीं हुआ करता था। तो ये समझा जा सकता है। सबसे पहले हम इस बैठक को लेकर के हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनंत विजय, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र का रुख करेंगे। शैलेंद्र, इस मीटिंग का इंतजार सभी को है, कब से शुरू होगी ये मीटिंग, क्या कुछ जानकारी देंगे? देखिए, निश्चित तौर पर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं तमाम जो सांसद हैं वो इस वक्त आ रहे हैं। एनडीए संसदीय दल के जो सांसद हैं, बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर आप देखिए कि आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बैठक 11 बजे शुरू होनी है, जब थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान विदिशा से जीते हैं, एक बड़ी जीत हासिल हुई है, लाखों वोटों से
इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। इस वक्त उनका ये जो आप संविधान सदन देख रहे हैं, वहाँ सेंट्रल हॉल की तरफ जाते हुए तो तमाम सांसद इस वक्त यहाँ पर आ रहे हैं एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल होने। तो बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे थोड़ी देर बाद 11 बजे ये बैठक शुरू होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और एनडीए संसदीय दल के नेता औपचारिक तौर पर चुने जाएंगे। और उसके बाद हम जानते हैं कि एनडीए के नेता जाएंगे राष्ट्रपति के पास, हालांकि उसके लिए कोई भी तय समय नहीं आया है, दावा पेश करने, एक औपचारिक दावा पेश करने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण, जब आज की एनडीए संसदीय दल की बैठक में बीजेपी के शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया और राज्यसभा के जो बीजेपी के जो सांसद हैं वो भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे, वो भी मौजूद रहेंगे। आपने बताया कि इसके बाद राष्ट्रपति के पास दावा पेश करने के लिए जाएंगे, तो वो जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो कब होगी और क्या लगभग सभी महत्वपूर्ण जो बड़े नेता हैं वो पहुंच चुके हैं? देखिए, तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, हमने देखा बीजेपी के जो केंद्रीय तमाम नेता हैं, बीजेपी महासचिव संगठन वी एल संतोष यहाँ पहले से हैं, भूपेंद्र यादव, अरुण सिंह और तमाम जो इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं बीजेपी सांसद या फिर बीजेपी पदाधिकारी, वो यहाँ पर मौजूद है। और देश भर से एनडीए के जो सांसद हैं, बीजेपी के सांसद जो हैं, वो यहाँ पर हम पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, आप बाकी आप देखें तेलंगाना से, तो उड़ीसा से, तमाम जो सांसद, नवनिर्वाचित सांसद वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो 11 बजे से ये बैठक औपचारिक तौर पर शुरू होगी। ठीक है, बहुत आप अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ते रहिएगा, हम आप से और अपडेट्स लेंगे। फिलहाल अनंत विजय जी के पास जाते हैं। अनंत विजय जी, कितना बड़ा, कितना ऐतिहासिक अवसर देखते, इसको कैसे परिभाषित करेंगे इस अवसर को? देखिए, आज भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और उसके उत्सव का दिन है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 60 करोड़ से अधिक लोगों ने मतदान किया। उस मतदान की परिणति ये हुई कि लगातार तीसरी बार एनडीए के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और आपने ठीक कहा, 1962 नेहरू जी के निधन के बाद कोई भी सरकार 3 बार रिपीट नहीं हुई है। ये मोदी जी के नेतृत्व में और उनके, मैं बल्कि थोड़ा और आगे जाके कहूं तो ये उनके करिश्माई नेतृत्व का ही परिणाम है कि वो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में उभर कर आई। ये आप याद करिए, 10 साल का इनकम्बेंसी, उसके बावजूद इतना विश्वास। तो मुझे लगता है कि यहाँ तो लोग 5 साल में हाफ जाते। 10 साल यूपीए की सरकार चली थी और मतलब 206 से 44 पर सिमट गई थी। ये तो 303 से 240 पर रुक गए हैं। ये बड़ी बात है। और इसके अलावा उत्तर के राज्यों, पूर्व के राज्यों में और दक्षिण के राज्यों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों का वोट प्रतिशत बढ़ा है, सीट बढ़े हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये बड़ा ही आज एक ऐतिहासिक दिन है। और ये जब 5 साल कंप्लीट करेंगे तो सार्वजनिक जीवन में प्रशासनिक दायित्व में रहने वाले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को मिलाकर नरेंद्र मोदी सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले नेता संभवतः बन जाएंगे। 28 साल हो जाएंगे। जी, निश्चित तौर पर ये ऐतिहासिक अवसर कई तरह से, कई मायनों में निश्चित तौर पर। सरकार का स्वरूप किस तरह से देखते हैं अनंत विजय जी, पहले और अब में क्या अंतर हो सकता है? निखिल जी, देखिए, ये वो दौर नहीं है जो 96 से 2004 तक चला था या 96 से 99 तक चला था, जहां हर मतलब विम्स एंड फैंसी पे कांग्रेस पार्टी अपने नेता के प्रधानमंत्री चुनती थी और 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद उस सरकार से को गिरा देती थी। ये जो इस बार जो गठबंधन का स्वरूप है, ये स्थायित्व लेकर आ रहा है। मुझे लगता है, आपको मैं याद दिलाऊं, लोग बड़े कयास लगा रहे हैं कि नायडू साहब चले जाएंगे और नीतीश चाचा पलटी मार जाएंगे। इस तरह की बातें हमारे पत्रकार बंधु लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप कल जो नारा लोकेश है, चंद्रबाबू नायडू के पुत्र, जिन्होंने बड़ी लंबी पदयात्रा आंध्र प्रदेश में की और आंध्र प्रदेश की जीत के कारकों में ये भी माना जाता है कि नारा लोकेश की मेहनत। तो अगर आप लोकेश का इंटरव्यू पढ़े जो आज समाचार पत्रों में छपा, उनसे ये प्रश्न पूछा गया है। उनसे ये पूछा गया कि 2018 में आंध्र प्रदेश की अनदेखी के मुद्दे पर आप एनडीए से बाहर चले गए थे।
तो उनका जवाब बहुत मार्के का है, जिसको अंडरलाइन किया जाना चाहिए। लोकेश ने कहा कि तब हम शर्त के साथ वापस गए थे, इस बार हम बगैर किसी शर्त के गठबंधन में आए। तो इसका मतलब है कि उन्हें इस बात का अंदाजा है, उन्हें इस बात का एहसास भी है कि जब जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, आंध्र प्रदेश में उनके पास सत्ता रही है, आंध्र प्रदेश के लिए कुछ करने का उनके पास अवसर है। और दूसरी बात कि आंध्र प्रदेश के जो भी मुख्यमंत्री अभी होंगे, उनको केंद्र सरकार के सहयोग की बहुत आवश्यकता होगी। अगर आंध्र प्रदेश का विकास करना, उन्हें अमरावती में नई राजधानी बनानी है, इन सब चीजों के लिए केंद्र में अपनी मन माफिक सरकार अवश्य चाहिए होगा। इसलिए मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू यहां बने रहेंगे। अगर 1% चांस भी है उनका कि अगर वो INDIA गठबंधन में चले जाते हैं, तो यहाँ तो अभी एक पार्टी से उनको डील करनी है, वहां तो इतने सारे दलों से डील करना होगा और वो उनके योजनाओं के लिए मुफीद नहीं होगा, बाधाएं खड़ी करेगा। तो अगर इन सब बातों पर निखिल जी आप विचार करें, गौर करें, तो मुझे लगता है कि इस सरकार को नायडू भी स्थायित्व देंगे और नीतीश कुमार भी स्थायित्व प्रदान करेंगे। यानी एक तरह से कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये स्थिरता को लेकर के किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये, जो चाहे नायडू हो या नीतीश कुमार हो, इंटरडिपेंडेंसी है अपने अपने राज्यों में सरकार को बेहतर ढंग से चलाने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए। बिल्कुल, ये तो इंटरडिपेंडेंसी है ही। और नीतीश बाबू का अगर इतिहास भी देखिए तो लगभग 3 दशक में 3-4 साल ही किसी और दल के साथ रहे, बाकी समय वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहे हैं। और जो नीतीश कुमार का सबसे जो बेहतरीन काल है 2005 से लेके 2010 तक का, 2012-13 तक का, वो अगर देखिए, जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरी, जब बिहार की सड़कें अच्छी हुई, जब बिहार में कानून का राज्य स्थापित हुआ, जंगल राज्य समाप्त हुआ बिहार से, बिहार का एकेडमिक क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ, हालांकि अब भी सुधार होना बाकी है, अकादमिक क्षेत्र में सुधार हुए, लोगों की परीक्षाएं समय पर होने लगी। तो उन सब पीरियड में नीतीश बाबू और भारतीय जनता पार्टी साथ थे। जब भी नीतीश बाबू RJD के साथ गए हैं, वो बहुत असहज रहे हैं। उनके बॉडी लैंग्वेज का एनालिसिस कर लीजिए, उनके कामकाज का एनालिसिस कर लीजिए, तो मुझे लगता है कि RJD के साथ वो नहीं जाएंगे, क्योंकि RJD के साथ जाने से अब तेजस्वी की आकांक्षाएं, उनके एस्पिरेशंस बहुत बढ़ गए इस चुनाव के बाद। उनको लगने लगा कि वो बिहार के सबसे बड़े नेता हैं और उनके आसपास जो उनके सलाहकार हैं, जो कुछ पत्रकार हैं, वो तेजस्वी में बिहार की संभावनाएं देखना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बिहार में नीतीश बाबू को बेहतर करना है, जो तो भारतीय जनता पार्टी उनकी एक आवश्यक मजबूरी भी है। जी, निश्चित तौर पर। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐतिहासिक फैसले लेने में किस तरह से एक बार फिर मजबूती दिखाएगी मोदी सरकार। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप लोग कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आज NDA के घटक दलों की संसदीय दल की दरअसल बैठक हो रही है और बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा। तो इस पूरे विषय पर बातचीत कर रहे हैं अनंत विजय, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। अनंत विजय जी, एक बात, जैसे आपने कहा कि कुछ पत्रकार, विपक्ष के कुछ सुर इस तरह के आ रहे हैं कि इस बार की जो 3.0 मोदी सरकार हो रही है, उसमें ऐतिहासिक और बड़े फैसले लेने की वो कुव्वत नहीं होगी जो पहले थी। इसको कैसे देखते हैं? निखिल जी, ये बड़ी हास्यास्पद तर्क है। और 143 सीट लेकर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने। 143 या 145 सीट थी कांग्रेस के पास, वो देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील जैसा कठिन और ऐतिहासिक समझौता इतने कम सीटों के बावजूद निर्वाह कर लिया। और मनमोहन सिंह की तुलना में अगर हम नरेंद्र मोदी को देखें तो नेतृत्व के सशक्त होने का जो पैमाना है या जो तुलना है, वो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में झुका हुआ नजर आता है मनमोहन सिंह की अपेक्षा में। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। दरअसल होता क्या है कि हम जो पत्रकार हैं, हम लोग के साथ, कुछ लोगों के साथ जो दिक्कत ये होती है कि हम जो चाहते हैं वो ही बोलते हैं, ऐसा होता नहीं है।
होता वो है जो परिस्थितियां, जो उनके जो डॉट्स हैं उनको जोड़कर जो चीजें आपके सामने जैसे कहा जा रहा है कि पहले जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज थे, बड़े पोर्टफोलियोज थे, वो बीजेपी के पास थे। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार महत्वपूर्ण निर्णय लेने में हर बार पूछना पड़ेगा। तो क्या 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 इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? निखिल जी, एक बात बताइए, आज तक 10 साल तो सूत्र फेल होते रहे और कल से आज तक कितने, पहले तो इन लोगों ने चलाया कि INDA गठबंधन में प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री का पद नीतीश को पेशकश कर दी और इनसे शरद पवार की चंद्रबाबू नायडू से बात कर दी। पवार साहब ने भी इसको खारिज किया, नीतीश बाबू ने भी इसको खारिज किया और अंततः ये खबर खारिज हो गई कि INDA गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। तो खैर, सूत्रों का क्या है, सूत्रों की पतंग तो जब तक चाहे आप उड़ाते रहे। मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं और मेरी जो कुछ लोगों से बात हुई है या जो मैंने नरेंद्र मोदी के वर्किंग स्टाइल को पिछले 20 साल से मॉनिटर किया है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि जो टॉप 5 मिनिस्ट्रीज हैं, रक्षा, वित्त, एक्सटर्नल अफेयर्स, होम, ये 4 मंत्रालय बीजेपी के पास रहेंगे। इसके अलावा जो मंत्रालय होंगे वो आपसी समझ के साथ उनको दिए जाएंगे। हाँ, ये बात तय है कि पहले एक व्यक्ति या एक संगठन या एक पार्टी इसको तय करता था कि किसको कौन सा मंत्रालय देना है। अब नरेंद्र मोदी को 2 लोगों के साथ, 3 लोगों के साथ, चिराग के साथ, NDA के अपने परिवार के साथ मिल बैठकर विचार करना पड़ेगा कि किस दल को कौन सा देना ज्यादा मुफीद रहेगा। अब जो दलों के तरफ से मंत्रालयों की मांग की खबर आ रही है, उसको सभी दल नकार रहे हैं। किसी से बात नहीं हो रही है, अभी तक उस पर बैठक भी नहीं हुई है। उसके बावजूद हम लोगों को मंत्रालय बंटवा रहे हैं, कोई शिक्षा दे रहा है, कोई रेलवे दे रहा है। तो और रेलवे में जितने रिफॉर्म्स अभी हो रहे हैं या होने ठीक बात है। हैं, आपने कहा कि जो सूत्रों की पतंग है उसको जब तक चाहे उड़ाते रहिए। तो नई सरकार का गठन हो रहा है, कुछ ही दिन में यह क्लियर हो जाएगा कि कौन क्या मंत्री बन रहा है। आपने जिस तरह से कहा कि जो सभी बड़े मंत्रालय हैं वो कम से कम बीजेपी अपने साथ रखेगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। दिन में और डेवलपमेंट्स होंगे, हम आपके साथ और जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।